Hello students, in today's session we are going to cover function. We are going to know what functions are. This is chapter 2nd of class 11th. Let us formally define a function. A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. मतलब यूनिक इमेज होना चाहिए तभी हम उसको फंक्शन कहेंगे. In other words, a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pairs in f have the same first element. मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर हम लें तो ऐसा ना हो कि उसमें सेम फर्स्ट एलिमेंट हो. तो रिलेशन एक तरह से हमारे पास जो रिलेशन है वहीं से हमारा फंक्शन निकलता है. मतलब फंक्शन इज द सबसेट ऑफ अ रिलेशन. मतलब ये कैसे शुरू हुआ, अगर हिरार्की के तरह देखें तो सबसे पहला हमारे पास ये है कि A क्रॉस B से ये शुरू हुआ. A क्रॉस B का सबसेट होता है रिलेशन और रिलेशन का सबसेट होता है फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से चलता है कि अगर आपके पास फंक्शन है वो सबसेट ऑफ रिलेशन होगा और वो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, या फिर अगर ऑन A है, ऑन A हमने डिस्कस करा था कि क्या होता है. अगर एक ही सेट पर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे A क्रॉस A अगर हम ले रहे हैं तो उसको हम ऑन A बोलते हैं. तो यूजुअली हमारे पास मोस्टली एग्जाम्पल में यही आता है कि जैसे n क्रॉस n हो जाए या r क्रॉस r हो जाए तो ऑन नेचुरल नंबर हो जाएगा या ऑन रियल नंबर हो जाएगा. तो वैसे एग्जाम्पल्स ज़्यादा मिल जाते हैं. ऐसे A क्रॉस B भी हमारे पास मिलते हैं. तो यहाँ पर यह है कि ये हिरार्की इस तरह से चलती है. दूसरी बात यह है कि हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए. तो जैसे अगर हम मान रखिए कि एक रिलेशन का वो लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर 1 2 है, फिर यहाँ पर 2 3 है. तो और ये जो है हमारे पास A to B अगर है, A हमने माना हुआ है 1 2 3 और B हमने माना हुआ है कि ये जो है हमारे पास 1 2 3 4 भी है मान रखिए. तो अगर हम यहाँ पर रिलेशन वाइज देखें तो हमारे पास 1 2 और 2 3 तो रिलेशन होगा, पर ये फंक्शन नहीं होगा. क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन में क्या है, फंक्शन के डेफिनेशन में ये है कि अगर हम ये ओवल वाइज लें तो हमारे पास यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे A to B अगर हम ले रहे हैं, अब हमने ये देखा कि A में तो 1 2 3 है, B में हमारे पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं. अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये 1 जो है 2 से रिलेटेड हो गया और 2 जो है 3 से रिलेटेड हो गया, तो ये 3 बचा रह गया. तो ये फंक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 बचा हुआ नहीं रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका डेफिनेशन क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, आप देखिए, लेट अस सी द डेफिनेशन अगेन. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब एवरी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. यानी कि यहाँ पर 3 अगर नहीं है किसी से मैप्ड तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं हो पाएगा. यहाँ पर 3 किसी से मैप्ड नहीं है, आप देख सकते हैं. अब मान रखिए कि हमने इसमें एक और पेयर लगा दिया 3 4, तो क्या ये फंक्शन हो जाएगा? तो ये बिल्कुल फंक्शन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब हमारे पास जो डोमेन सेट है, A जो सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज है. 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है. तो ये यूनिक इमेज हो गया. अब इसी में यूनिक इमेज को भी समझना बहुत जरूरी है.
यूनिक इमेज समझने के लिए मान रखिए कि हम दो ओवल्स लेते हैं, इसी तरह से ए और बी वाले से ही यहाँ पर ए लेते हैं, यहाँ पर बी लेते हैं। ए में हमारे पास 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 इतने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब मान रखिए कि हमने क्या किया कि 1 का एसोसिएशन 1 के साथ कर दिया, 2 का भी 1 के साथ ही कर दिया, जबकि 3 का हमने 3 के साथ कर दिया। तो क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन है। अब यहाँ पर दुविधा ये हो गई कि 1 और 2 का तो एक ही वो है, इमेज है, तो क्या ये यूनिक है? तो यही चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि उस एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होना जरूरी है, वो जो इमेज है उसका यूनिक होना जरूरी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये 1 का 1 और 2 का भी 1 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 का 1 है और उसी 1 का फिर दूसरा ना हो, इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, फिर क्लैरिफाई भी किया हुआ है नेक्स्ट इसमें कि हमारे पास क्या होना चाहिए, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास 1 1 एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ठीक है बात। यहाँ पर 2 1 आ जाएगा और फिर 3 3 आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो 1 2 3 जो हमारा ए सेट है वो पूरा ही, उनके सारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी दो एलिमेंट में फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है, सब में अलग अलग है, 1 है 2 है 3 है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर यूनिकनेस का मतलब ये है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो कि यहाँ पर फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पर फंक्शन में पहली बात तो यह है कि इस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब सबका एसोसिएशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। दूसरे वाले सेट में बचा हुआ हो सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो दूसरे वाले पर है वो यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट्स यहाँ लगा सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर यहाँ पर से 2 एलिमेंट के लिए 2 एरोज नहीं निकल सकते, मतलब यहाँ पर के एलिमेंट से 2 एरोज नहीं निकल सकते हैं, नहीं निकलने चाहिए। अगर निकल रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फंक्शन का वो डेफिनेशन और वो फंक्शन होता क्या है ये समझ पा रहे हैं हम कि ये क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो नो टू पेयर शुड हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, वो भी हो गया हमारे पास। अब इस तरह से हमने फंक्शन को फॉर्मली डिफाइन कर लिया। अब फंक्शन जिस तरह से रिलेशन में हमारे पास डोमेन होता है, रेंज होता है और कोडोमेन होता है, उसी तरह से फंक्शन में भी डोमेन, रेंज और कोडोमेन होता है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले लेकिन हम अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस देख लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस के लिए एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस, यहाँ पर अगर हमने कोई 2 फंक्शंस लिए, मान रखिए कि f(x)(r) है, फिर ये डिफाइन बाय है f(x) = x² है। इसी तरह से फिर हमने g जो है वो भी x(2)(r) लिया और डिफाइंड बाय gx = 2x + 1 ले लिया। अब अगर हमें इनको ऐड कराना है तो हम यहाँ पर f + g ऑफ x जो है उसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, fx + gx लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है fx की वैल्यू x² है तो वो लिख देंगे, प्लस gx की वैल्यू 2x + 1 है। बाकी ये है कि आगे अगर ये सॉल्व होके स्क्वायर हो रहा है वो अलग चीज है, वो सब्सिडियरी चीजें हैं। वो मतलब बेसिकली बात ये है कि हमें उनको ऐड करना है और फिर ये पॉलिनोमियल की तरह बिहेव करने लग जाएंगे कि लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स ऐड अप हो जाएंगे, या अगर माइनस में है तो जो भी उनका ऑपरेशन होना है वो हो जाएगा। मतलब सिंपली वी कैन डू दिस ऑपरेशन f + g ऑफ x = fx + gx, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर यही है। फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन हमने बहुत समय से ये करा हुआ है कि हमारे पास अगर कोई भी 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, लेट अस टेक द प्रीवियस एग्जांपल, तो हमारे पास f - g ऑफ x अगर कराना होगा तो वो fx - gx हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² - 2x - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस भी बहुत ही आसान है इसके लिए।
फिर अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन बाय अ स्केलर कराना है तो इसके लिए तो एक ही फंक्शन चाहिए होगा। मान रखिए कि हम यहाँ पर fx इज इक्वल टू एक नया फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 और अब हमने 4fx कर दिया तो यही स्केलर हो गया ना 4। यहाँ पर हम k वगैरह भी ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 44, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द फंक्शन विल गेट मल्टीप्लाइड विद दैट स्केलर। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस है। फिर अगेन वी गो टू दैट कि एफ एक्स टू एक्स ये सबसेट ऑफ आर लेते हैं क्योंकि डोमेन पूरा रियल नंबर ले नहीं सकते हम मोस्टली, तो हम जो है उसको थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं या फिर कहिए कि एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं उसका, सबसेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं बेसिकली डोमेन। तो ये है। अब हमारे पास x टू r है तो हमारे पास यहाँ पर वही fx अगर हमने एक्स स्क्वायर से डिफाइन किया हुआ है, फिर g भी x टू r है जहाँ पर x जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो हम जो है और डिफाइंड बाय मतलब gx को हमने डिफाइन करा हुआ है 2x प्लस 1 से, और अगर हमें f इंटू जी ऑफ x निकालना है तो वो क्या हो जाएगा fx इंटू gx हो जाएगा। अब fx क्या है x स्क्वायर है, gx क्या है 2x प्लस 1 है, सारा मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। उसके बाद हमारे पास है कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। कोशेंट के लिए डिवीजन होना चाहिए। अब मान रखिए कि हमने यही fx बाई gx वही पुराना वाला लिया है। fx हमारा यहाँ पर क्या था x स्क्वायर और gx क्या है 2x प्लस 1 है, तो ये हमारा ये आ गया कोशेंट आ गया। अब इसको डिवाइड करने के बाद अगर पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है तब तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि क्योंकि हमें x की वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिसके लिए ये डिफाइंड है, तो हम यहाँ पर x नॉट इक्वल टू -1/2 लगा देते हैं। अब ये समझ पा रहे हैं आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एट -1/2 x जो है ये x की जगह पे -1/2 अगर लगाएंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये हम कैसे गेट करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करा दीजिए, आपको जो भी x की वैल्यू आ रही है वो नॉट इक्वल टू कर दीजिए, मतलब रियल नंबर में से हम उसको बाहर करा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस भी आ जाता है। अभी जो हमने डिस्कस किया उससे फंक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन हमें पता चल गया। यहाँ पर जैसे हम फंक्शन लिखते हैं यहाँ सच दैट की तरह लिखते हैं, यहाँ पर हमने वहां पर क्या लिखा था x लिखा था और टू r लिखा था, और x को अगर हमने माना हुआ है कि x इज सबसेट ऑफ r, तो ये जो है पहली बात अगर हमें x टू r है इसका मतलब है कि इसका रेंज कितना है रियल नंबर है। अगर रेंज हमारा रियल नंबर है तो रेंज अगर रियल नंबर है तो वो जो फंक्शन है उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर रेंज है रियल नंबर तो उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो डोमेन है ये डोमेन है, तो ये डोमेन जो है हमारा वो भी रियल नंबर हो जाए या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाए तो उस तरह के फंक्शन को हम रियल फंक्शन कर देते हैं। तो हमने जो बेसिकली ये है कि कंसीडर क्या किया, हमने रियल फंक्शंस को कंसीडर किया। तो ये जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो भी रियल नंबर है और जो उसका डोमेन है वो या तो रियल नंबर है इन इटसेल्फ या फिर वो जो है उसका सबसेट है। तो हम रियल फंक्शंस को कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं, जिसका रेंज रियल नंबर हो। अब अगर डोमेन भी रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो तो हम उनको पूरे को रियल फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने फंक्शन के वो उस एस्पेक्ट को भी देख लिया कि जब हम उसको रियल वैल्यूड एंड रियल फंक्शंस कहेंगे।
अब हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे निकालते हैं। तो किसी भी फंक्शन में अगर हमें डोमेन निकालना है तो सबसे पहले हम डोमेन के लिए देखते हैं कि हाउ वी फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला ये है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर ना हो, इस चीज का ध्यान रखना होता है। मतलब अगर आपके पास मान रखिए कि कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है जिसका कि कुछ डिनोमिनेटर है, या फिर अभी जो हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया था उसमें भी डिनोमिनेटर नॉट 0 हमने लिखा था, तो वहां x नॉट इक्वल टू कर दिया था हमने। उसी तरह से यहाँ पर भी जैसे ये x नॉट इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर डोमेन जब हमें लिखना होगा तो हम r माइनस, और डोमेन के लिए हम क्या लिख देते हैं, d और फिर f लिख देते हैं। तो df इज इक्वल टू r माइनस जो वैल्यू हटानी है, अगर एक आध वैल्यू हटानी है तो ये, अगर पूरा कुछ इंटरवल वगैरह हटाना होगा तो उसको उसी तरह से लिखना पड़ेगा। पर यहाँ पर चूंकि खाली 2 हटाना है रियल नंबर में से, तो हम r, और ये रियल नंबर हो गया, और वो माइनस ये कर दिया, यानी कि हमने r विदाउट 2 लिख दिया। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हम पहला ध्यान रखते हैं। दूसरा हम ये ध्यान रखते हैं कि रूट के अंदर में नेगेटिव क्वांटिटी ना हो। तो देयर शुड नॉट बी a negative quantity inside the root। मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर में कोई नेगेटिव क्वांटिटी ना हो रहा हो, मतलब रूट अंडर ऑफ यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी इट इज नॉट अलाउड। तो जैसे अगर आपको मान रखो एक फंक्शन दिया हुआ है gx इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x माइनस 7। अब यहाँ पर अगर हमें इसका डोमेन लिखना है तो डोमेन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें x माइनस 7 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर 7 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो इसका जो डोमेन होगा dg हम लिखेंगे, dg ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो dg ऑफ x जो है हमारे पास इस केस के लिए वो हो जाएगा, एक आप यहाँ पर इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डोमेन को लिखते हैं। डोमेन कैन बी रिटन इन एनी फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने जैसे r माइनस 2 लिखा था प्रीवियस केस में, यहाँ पर अभी 7 टू इन्फिनिटी लिख दिया, वो भी हमने इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया। तो हम इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर इसके डोमेन को। तो वो किसी भी, मतलब इट इज अ वे ऑफ राइटिंग द रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो वो हम कोई भी फॉर्मेट इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये अब आई होप कि आपको ये जो डोमेन निकालने के लिए हम दो चीजें कंसीडर करते हैं कि डिनोमिनेटर 0 ना हो और रूट के अंदर में कोई नेगेटिव क्वांटिटी ना हो, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि रेंज निकालने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको y सपोज कर लेते हैं। और चूंकि अगर हमें मान रखिए कि जो वेरिएबल ऑफ द फंक्शन है वो x है, तो x को फिर हम y की टर्म में एक्सप्रेस करा देते हैं। मतलब हम x को यहाँ पर gy, x इज इक्वल टू gy, इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके हम x इज इक्वल टू gy में एक्सप्रेस करा देते हैं। जब वो gy में करा देते हैं, फिर हमें जो हमने ऊपर डोमेन के लिए कंसीडर किया है वही दो चीजों का फिर से हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि y के किन किन वैल्यूज के लिए ये g जो फंक्शन हमारा आया है, gy जो आया है वो वैलिड है, तो और किन किन फंक्शन के लिए, किन किन वैल्यूज के लिए नहीं है वैलिड, तो फिर वो हमें हटाना पड़ता है रेंज में से, मतलब रियल नंबर के सेट में से। ठीक है, तो इसको जैसे अगर हम मान रखिए कि पिछला ही हम देखें हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल था वो था कि fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 था। अभी जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, तो y इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, x माइनस 2 ले लेंगे।
अब जो है जब हम इसको एक्स वाई माइनस 2y इक्वल टू 1 लिख पाएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद, तो यहाँ पर से फिर हमें क्या करना है, x को y की टर्म में करना है, तो एक्स वाई उधर छोड़ दीजिए तो 1 प्लस 2y आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2y बाय y हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो डिनोमिनेटर आ गया है हमारे पास। अब ये हमने अभी देखा कि डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और यही y की वैल्यू ही हमारे पास रेंज है। तो मतलब हमारा रेंज क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ f जो होगा वो क्या हो जाएगा कि रियल नंबर माइनस 0, उसमें से एक मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये समझ में आ गया आपको कि रेंज हम कैसे निकालते हैं। अभी हम दूसरा वाला भी देख लेते हैं जिसमें कि हमने gx इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x माइनस 7 कंसिडर किया हुआ है। gx इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x माइनस 7 अगर हमने कंसिडर करा हुआ है, इसके रेंज के लिए हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x माइनस 7 लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक दिक्कत यह है कि रूट अंडर है, तो विदाउट रिमूविंग दिस रूट अंडर हम जो है x को y की टर्म में लिख नहीं सकते, तो हमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कराना पड़ेगा। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। फिर ये वाई स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेस तो हो गया। अब ये जो है ये y के टर्म में ऐसा एक फंक्शन आ गया जो कि कभी भी नोटिफाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ना तो डिनोमिनेटर है और ना तो रूट अंडर है। तो हमारे पास ये किसी के लिए भी वैलिड है, सही बात है। तो हमारे पास ये y बिलोंगिंग टू तो रियल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक और बात, एक नया कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। वो ये है कि रूट अंडर फंक्शन का जो रेंज होता है वो कभी भी नेगेटिव हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव लेंगे तो वो फंक्शन के डेफिनेशन को वायलेट करता है। अभी हम उसको डिस्कस कर लेंगे, तो पहले हम इसका रेंज कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर अब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ कंडीशंस लग गए कि हम इसको रेंज नहीं सपोज कर सकते, रेंज नहीं मान सकते। तो हम इसको जो है यहाँ पर क्या है कि बट y जो है हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देयरफॉर यहाँ पर जो रेंज होगा वो हमें क्या आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हमें लेना पड़ेगा, या नॉन नेगेटिव रियल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 0 इज इंक्लूडेड है और 0 को हम पॉजिटिव में या नेगेटिव में के पचड़े में नहीं रखते हैं, उसको हम बाहर ही रखते हैं। तो रेंज हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 टू इंफिनिटी आ जाएगा। अब हम उस बात पे आते हैं कि आखिर ऐसा क्या वायलेशन हो जाएगा जो कि ये फंक्शन नहीं रहेगा। अब जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर रूट अंडर ऑफ x माइनस 7 ही है, तो ये कैसे फंक्शन नहीं है अगर हम दोनों ही कंसिडर कर रहे हैं। मान रखिए कि हमने यहाँ पर g11 निकाला। g11 जब निकालेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू के लिए यहाँ पर जैसे x की जगह क्या आ गया, 11 आ गया, तो इस वाले x की जगह पे हमें 11 लिखना पड़ेगा। तो 11 माइनस 7 हो गया, ये रूट अंडर ऑफ 4 आ गया। अब अगर हमने प्लस माइनस 2 दोनों ले लिया, तो जब आप यहाँ ओवल के हिसाब से देखेंगे तो ओवल के हिसाब से क्या हुआ कि ये जो 11 है ना, वो -2 से भी और 2 से भी, दोनों से ही रिलेटेड कराना पड़ेगा। फिर इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको 11 -2 भी लिखना पड़ेगा और 11 2 भी लिखना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट क्या हुआ आपके पास कि 11 जो है 2 पेयर में हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है। तो इस तरह से ये फंक्शन के डेफिनेशन को वायलेट करता है। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर ये वाली चीज गायब कर देते हैं। मतलब हम यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग ये रखते हैं कि इफ वी हैव अ स्क्वायर रूट फंक्शन, तो स्क्वायर रूट फंक्शन में हम जो है इसका मतलब हम लेते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर हमें नेगेटिव लेना होगा तो हम वहां पर फिर क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो हम माइनस लगा देंगे।
ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो स्क्वायर रूट फंक्शन में भी जो कंफ्यूजन है वो भी अब खत्म हो गया होगा, आई होप सो। अब सवाल ये उठता है कि फंक्शन के लिए कोडोमेन कैसे निकालेंगे। एक्चुअली फंक्शन के लिए कोडोमेन का कंसेप्ट कुछ ठीक नहीं बैठता है, तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे डोंट आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। बट अगर किसी ने पूछ भी दिया तो चूँकि फंक्शन जो है रिलेशन से ही बनता है, रिलेशन का ही सबसेट होता है, इसलिए हम जो रिलेशन का कोडोमेन होता है वही फंक्शन का कोडोमेन ले लेंगे। यानी कि यहाँ पर भी दूसरा वाला सेट जो आएगा, जैसे यहाँ पर R अगर हमारा दूसरा वाला सेट है तो R ही हमारा कोडोमेन हो जाएगा। कोडोमेन हमेशा दूसरा वाला सेट होता है। तो इस तरह से हमने आज तीनों अभी जो है तीनों कंसेप्ट कवर कर लिए। डोमेन कर लिया, रेंज कर लिया और कोडोमेन कर लिया। कोडोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं वो, पर अगर पूछ दिया बाय द वे, बहुत कम चांस है पर फिर भी, तो इस कोडोमेन फिर हमारा दूसरा वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन का कंसेप्ट कुछ और क्लियर हो पाए, लेट अस डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंक्शंस। यहाँ पर पहला हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो यहाँ पर तो ये हमारा डेफिनेशन काफी क्लियर है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का काफी क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर अगर हमें देखें, फर्स्ट वाले ओवल में ए बी सी हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और तीनों का एसोसिएशन है, यूनिकली है, तो ये एक फंक्शन है। समझ में आ रहा है ये? यस, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन है क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज, इसको हम इमेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इमेज इन बी। और फिर एक और चीज है कि अगर हम इसको इमेज करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, यहां पर A 1 से, B 2 से, C 3 से, D 4 से, ये भी फंक्शन बन गया क्योंकि हमारे पास A के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सबका यूनिक इमेज है। अभी आपको बताया था यूनिकनेस में ये C3 और D3 इज ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि C का और D का यूनिक ही इमेज है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें C पार्ट में, तो C पार्ट में A का तो 2 है, B का 3 भी है और 4 भी है, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि B does not have the same image या unique image. It has 3 as well as 4 as its images. So there are 2 distinct images there. So it is not a function. Now we will see the D part. D part में हमारे पास यहाँ पर देखो सबसे बड़ा वायलेशन, ये देख रहे हो, इसमें कुछ इसका एसोसिएशन ही नहीं है, तो ये तो बचना ही नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये भी नहीं, नो। ठीक है, एज C belonging to A does not have any image. C belonging to A does not have any image. Therefore it is not a function. समझ में आया? तो ये फंक्शन के लिए काफी क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है, ये आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत समझने की कोशिश कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम कैसे फंक्शन को डिसाइड कर पा रहे हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बन जाएगा, कब नहीं बन पाएगा।